Hello everyone, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लोगों को नया चैप्टर को स्टार्ट करना है, जो हमारा नया चैप्टर होगा वो होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मींस हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आज हम लोगों को डिस्कशन करना है। मींस एक्चुअल में हम लोगों को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन देखना है आज की क्लास में। तो बेसिकली मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हम नेचर में कितने तरीके के मेटल्स हैं, क्या नेचर है उनका, कितने मेटल्स हमारे नेचुरली अकरिंग है, कितने नॉन मेटल्स नेचुरली अकरिंग है, मेटल्स किस फॉर्म में रहते हैं, नॉन मेटल्स किस फॉर्म में रहते हैं, और ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेटल्स की, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों को डिस्कस करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा पता हो तब हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो हम लोग कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, तो सबसे पहला आता है कि हमारे पास नॉन एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ नॉन एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ नॉन एलिमेंट्स, नॉन एलिमेंट्स का मतलब कि आज के टाइम में हम कितने एलिमेंट्स को जानते हैं या कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। तो नॉन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ नॉन एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 118। नियर अबाउट 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और हम लोगों को स्टडी में है, ठीक है, यानी नॉन एलिमेंट्स हमारे पास 118 है। दूसरा पॉइंट आता है नॉन एलिमेंट्स के बाद नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स कितने हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर हम नेचुरली अकरिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो नियर अबाउट नेचुरली अकरिंग कितने मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, 92। अब ये नेचुरली अकरिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स का मतलब क्या है, तो नेचुरली अकरिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स का मतलब है बच्चों कि 92 मेटल्स और नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो नेचर से हमें ईजिली मिल पाते हैं, तो वो क्या है, 92। थर्ड हमारे पास आता है कि 18 एलिमेंट्स, सॉरी नॉन मेटल्स कितने हैं, इनमें से नॉन मेटल्स कितने हैं, यानी कितने मेटल्स को हम बहुत अच्छे से जानते हैं या कितने मेटल्स हैं। तो इन 92 में से 80 मेटल्स हमारे पास नॉन मेटल्स हैं जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अब बचा हुआ क्या हुआ, तो जो बचा हुआ कि नंबर ऑफ़ नॉन मेटल्स कितने हैं हमारे पास। ऑलमोस्ट नंबर ऑफ़ नॉन मेटल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास नियर अबाउट 22 नॉन मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं। इसी नॉन मेटल्स के लिए कहें कि हाफ ऑफ दैम नॉन मेटल्स, हाफ ऑफ दैम नॉन मेटल्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि इनमें से आधे एलिमेंट ऐसे हैं, यानी आधे एलिमेंट का मतलब आधे नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो क्या है, रूम टेम्परेचर पर गैसेस होती हैं। वहीं पर एक और बात करेंगे कि लिक्विड इज़ द एक्सेप्शनल अमंग ऑल नॉन मेटल्स, यानी लिक्विड जो है ये सारे नॉन मेटल्स के अंदर एक एक्सेप्शनल होता है। और यानी लिक्विड हो गया, यहाँ कह रहे हैं मरकरी भी नहीं, ब्रोमीन इज़ द एक्सेप्शनल अमंग ऑल नॉन मेटल्स। ब्रोमीन जो है वो सारे नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है, एक्सेप्शनल होता है। तो उसका रीज़न क्या है एक्सेप्शनल होने का, कि ये एकमात्र क्या है सारे नॉन मेटल्स में लिक्विड, या तो नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नॉन मेटल गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एकमात्र ये नॉन मेटल ऐसा है जो कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारी बात हो गई, ये जनरल जानकारी हो गई इनके बारे में कि नॉन एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 118। नेचुरली अकरिंग मेटल्स कितने हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स 92 हैं हमारे पास। नॉन मेटल्स कितने हैं हमारे पास, 18, ठीक है। मेटल्स हमारे पास कितने हैं, 18। वहीं पर नॉन मेटल्स कितने हैं, तो 22। हाफ ऑफ डैम नॉन मेटल्स क्या हैं, उनमें गैसेज हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैसेज होती हैं जनरली। ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज सारे के सारे गैसियस फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, या कि कहें हम नॉन मेटल। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन जो होता है एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है
जो अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और वो सबसे ज़्यादा अमाउंट कितना है 50%। 50%। अब आप ये मत इस परसेंटेज को उस कंपोजिशन से कंपेयर मत करना एयर की कंपोजिशन से। एयर में तो ये 21% पाया जाता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट पर जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल होता है और नियर अबाउट 50% पाया जाता है। वहीं पर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट कौन सा होता है? तो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन कितनी परसेंट होती है इसकी? 26%। यानी फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल अर्थ क्रस्ट पर पाया जाने वाला ऑक्सीजन होता है 50% के आसपास, और वहीं पर सेकंड मोस्ट नॉन अबेंडेंट एलिमेंट जो होता है, नॉन मेटल अबेंडेंट एलिमेंट जो होता है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट पर, वो कितना होता है? सिलिकॉन। तो इस तरीके से ये बेसिक जानकारी है, पहले हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप पहले इसको एक बार देख लीजिए, फिर वन बाय वन हम मेटल, थोड़ा सा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को भी डिस्कस करेंगे। देख लीजिए आप पहले इसको। तो अब हमें सबसे पहले समझना है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि मेटल्स एलिमेंट्स का ही पार्ट हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। तो एलिमेंट्स जनरली 3 पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं। अब ये एलिमेंट्स ही क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स किसका पार्ट है? तो मेटल्स भी एलिमेंट का ही पार्ट है। सेकंड पार्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो नॉन मेटल्स की बात आती है। नॉन मेटल्स किसका पार्ट है? तो नॉन मेटल्स भी मेटल्स एलिमेंट्स का ही पार्ट है। और थर्ड हमारे पास होता है मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स भी एलिमेंट्स का ही पार्ट है। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को डिस्कस करेंगे। अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूँ तो एलिमेंट के केस में हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो 9th में हम लोगों ने देखा था कि दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ same kind of particles, same type of particles are known as elements। तो वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो सब्सटेंसेस जो सेम तरीके के पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, यानी उनमें सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब एलिमेंट्स जनरली कितने टाइप के होते हैं? तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, तीनों को डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज वाली क्लास में हम लोग मेटल्स को लेंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स और उसके बाद मेटलॉइड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक बताऊं तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर जनरली हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और मेटलॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो मेटलॉइड्स वो होते हैं, यानी अगर मैं यहाँ लिखूं कि व्हाट आर मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, ब्रीफ, तो अभी हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो मेटलॉइड्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं दोज सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ metals, made up of the combination of किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं? तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। उन्हें क्या बोला जाता है? मेटलॉइड्स बोला जाता है। यानी वो सब्सटेंसेस जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के मिलने से, आपस में मिलने से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड्स। ठीक है, या हम कहें दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के कॉम्बिनेशन या दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। मींस ये क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के या दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल्स के, या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिक्सचर्स जब होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? मेटलॉइड्स। जनरली इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इनका सेमीकंडक्टर बनाने में, अब ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं तो आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल ये समझते हैं कि इनका यूज़ क्या किया जाता है? सेमीकंडक्टर को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये मेटलॉइड्स होते हैं। आप इसको देखिए एक बार, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर मेटल्स को। आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं मेटल्स को। देखिए आप,
होप आपने देख लिया होगा ये सारा कंटेंट। अब हम वन बाय वन मेटल्स को देखेंगे। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे और मेटल्स के यूजेस हम लोग पढ़ेंगे। और मेटल्स को कंप्लीट करने के बाद हम नॉन मेटल्स और उसके बाद मेटलॉइड्स की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए मेटल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स की डेफिनेशन होती है एलिमेंट्स whose atom have small number of electrons in the outermost shell and have tendency to form positive ions in chemical reaction by losing electrons are called as metals। तो चलिए डेफिनेशन हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं डेफिनेशन का मीनिंग क्या जा रहा है। डेफिनेशन कहती है वो एलिमेंट्स whose atom have small number of electrons in the outermost shell, यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसकी आउटर मोस्ट शेल में बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एंड हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, और उनके अंदर टेंडेंसी होती है क्या करने की, पॉजिटिव आयंस को बनाने की, पॉजिटिव कैटायन, पॉजिटिव चार्ज लेने की। कब? केमिकल रिएक्शन के दौरान, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें, तो उसे क्या बोलते हैं, मेटल्स। जैसे मैं कहूँ कि सबसे पहले तो एक नया वर्ड यह आया कि आउटर मोस्ट, हालांकि 9th में आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा मैं आपको इसको बताता हूँ। तो मेटल्स क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो जनरली उसके पास क्या होता है, सबसे पहले उसके पास होता है न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन्स, और उसके साथ होता है न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के बाहर हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, अलग अलग शेल्स बनी होती हैं, और उन शेल्स में क्या रिवॉल्व होते हैं, यहाँ कौन रिवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कौन रिवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। तो अगर सपोज करो मैं किसी एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे मैं सोडियम के लिए बात कर रहा हूँ, सोडियम एक मेटल होती है Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, सभी को पता है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमने 9th में सीखा था, 2, 8, 10 और 1, ये कॉन्फ़िगरेशन है। मींस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, और थर्ड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम एटम। अब अगर हमने सोडियम के लिए बनाया है तो हमने क्या कहा है कि वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल, देखिए आउटर मोस्ट शेल का मतलब बाहर वाली शेल, ये वाली, इसको हम क्या क्या नाम देते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं हम इसको, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के बाद अलग हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। और बच्चों इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बाहर वाली शेल में, वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब डेफिनेशन क्या रही है कि एलिमेंट हुज एटम हैव स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाली शेल में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, केवल एक, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस इन केमिकल रिएक्शन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि जो कम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। ये कम नंबर जो है ना, ये कहते हैं लो थोड़ा सा है, ये भी ले लो, ले तू ले। जैसे घर में लड़ाई होती है ना, मम्मी इसने ज़्यादा ले लिया, इसने कम ले लिया, ले मैं लेता ही नहीं, तू ही ले ले। तो ये वाला है कि इनके पास पहले ही कम है, ये अपना क्या करते हैं, लूज कर देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन। लूज क्यों करते हैं, मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है, हमेशा मेटल की एक डेफिनेशन और बोली जाती है कि मेटल आर हैविंग द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। हमेशा मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। अब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसका रीजन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना या इलेक्ट्रॉन को गेन करने का सबसे बड़ा रीजन होता है अपने को स्टेबल करना। और कोई भी एलिमेंट
स्टेबिलिटी तब लेता है जब उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए, जब उसके आउटर मोस्ट फुलफिल हो जाए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। अब इसके पास इसके आउटर मोस्ट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल्स के आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कम ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब क्या होता है, अगर इसके आउटर मोस्ट में 1 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई इसको नहीं देगा इसका ऑक्टेट फुलफिल होने के लिए। सपोज करते हैं इसके आउटर मोस्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो भी इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन ना देता ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, 3 होते तो भी कोई 5 इलेक्ट्रॉन ना देता ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो होती है मैक्सिमम 3 to 4, 3 से 4 इलेक्ट्रॉन्स ही की शेयरिंग कर सकता है कोई एलिमेंट। तो इसके को तो 7 की नीड है, तो 7 तो इसको मिलेंगे नहीं, तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और इसके पास कौन सी शेल हो जाएगी, अब ये जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये शेल भी चली जाएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो ये शेल भी चली जाएगी, और जब ये शेल चली जाएगी तो अब इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी बन गई, बाहर वाली शेल कौन सी बन गई, ये वाली, और इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई, फुलफिल। क्यों, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये फुलफिल हो गई और स्टेबल हो गया। तो हर एलिमेंट यानी हर मेटल चाहता है कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या ले ले, वो स्टेबल मॉलिक्यूल का, स्टेबल एटम का कॉन्फ़िगरेशन ले ले। तो ये क्या है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो सोडियम के पास इनिशियली 281 ये इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने क्या किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ दिखा दिया। और जब कोई एलिमेंट, आपने 9th में पढ़ा होगा कि जब कोई एलिमेंट अपने जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपनी आउटर मोस्ट से जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है उतना पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है। क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो सोडियम के ऊपर आ गया Na+। इसी तरीके से सपोज करो कोई और मेटल होता, सपोज करते हैं मैग्नीशियम होता, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और ये है 282, तो इसके आउटर मोस्ट में 2 है, यानी ये बाहर शेल होती और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते, 2। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है। तो अब ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए ये 2 लूज कर देगा। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैंने अभी बताया कि कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, Na2+, और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए, ठीक है। अब अगर सपोज करो कोई और एलिमेंट लें, जैसे मैं एल्यूमिनियम ले रहा हूँ, 13 होता है एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 283। अब फिर वही प्रॉब्लम की 5 इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई नहीं देगा और इसको ऑक्टेट फुलफिल करना है, तो ये क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट में इस बार 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों के तीनों लूज कर देगा। जब ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एल्यूमिनियम, तो क्या होगा, अब इसकी आउटर मोस्ट यही बनेगी, और आउटर मोस्ट यही बनेगी मीन्स ये तीनों जब चले जाएंगे तो आउटर मोस्ट ये बन जाएगी और इसके एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं तो ये कितना पॉजिटिव चार्ज लेगा, 3 पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से दिखा देंगे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2 या 3, ठीक है, और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैसा चार्ज कैरी कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, मेटल्स, ठीक है। और एक नोट बना के आप लिख लेना कि मेटल्स आर हैविंग द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। metals are having the tendency to lose the electrons, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल्स के अंदर कैसी टेंडेंसी होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है। मेटल्स के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है। होप आपको मेटल क्लियर हो गया होगा। यानी वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या 3, और वो उन इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और लूज करके वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर लेते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, क्लियर होता है बात। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूँ आगे से। तो होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए चलते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। अगर हम आगे बढ़ें, ये तो हमें क्लियर हो गया कि मेटल्स क्या होते हैं और मेटल्स की डेफिनेशन क्या कहती है। अब बारी आती है कि मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों को डिस्कस करना है। तो बारी आएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की। अब जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की बात करेंगे तो मेटल्स की प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स दो तरीके की होती है। एक प्रॉपर्टी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब आपको दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। Physical properties of metals are those properties in which we can explain the substance by their color, their boiling point, their melting point, their density, their conductivity, their
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, शेप, साइज, कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब हम किसी सब्सटेंस को उसकी शेप के बेस पर, उसके कलर के बेस पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर, उसकी डेंसिटी के बेस पर, उसकी कंडक्टिविटी के बेस पर, उसकी मेलेबिलिटी के बेस पर, इन सारी बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्या होती है, वो सारी ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो जब हम किसी सब्सटेंस को उसकी केमिकली रिएक्शन के बेस पर कि ये इस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, तो ये उसकी क्या होती हैं, ये सारी इसकी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि वो प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो कलर के बेस पर, शेप के बेस पर, साइज़ के बेस पर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, इन सब के बेस पर एक्सप्लेन होती है, वो क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं आपको बता दूं कि हम लोग कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में या वन बाय वन चलिए करते ही चले जाते हैं। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास आएगी वो होगी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, अब ये क्या होता है फिजिकल स्टेट? देखिए फिजिकल स्टेट का मतलब होता है एक्चुअल में वो फिजिकली एट प्रेजेंट किस कंडीशन में है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, फिजिकल स्टेट। जैसे ये इसकी मैं पूछूं कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, तो ये एट प्रेजेंट किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, क्या बोलोगे आप, सॉलिड। तो ये क्या है इसकी, सॉलिड। ये क्या है, ये इसकी फिजिकल स्टेट है। मैं पानी लूँ और पानी को पूछूं कि क्या उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, लिक्विड, ठीक है। अगर मैं सपोज करो डिओड्रेंट यूज़ कर रहा हूँ और मैं उसको डिओड्रेंट का यूज़ कर रहा हूँ, उसमें से जो गैसेज निकल रही हैं, जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उनको कहूँ ये किस स्टेट में निकल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, गैस। तो इसी तरीके से फिजिकल स्टेट का मतलब है कि वो कैसे नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस इन नेचर, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस इन नेचर। नेचर के अंदर किसी सब्सटेंस का क्या एग्जिस्टेंस होता है, कैसे एग्जिस्टेंस होता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसकी फिजिकल स्टेट, ठीक है। और हम मेटल्स के लिए बात करें तो मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स किस फिजिकल स्टेट में रहती हैं, तो उनकी फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर का मतलब हमारे आसपास का टेम्परेचर, और जनरली हम रूम टेम्परेचर को कितना कंसीडर करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर मेटल्स जनरली क्या होती हैं, सॉलिड। अब यहाँ थोड़े से एक्सेप्शनल भी डिस्कशन करने हैं। तो एक्सेप्ट किसको छोड़कर, तो एक्सेप्ट यहाँ पर होता है आपका मरकरी एंड गैलियम, मरकरी एंड गैलियम, ये आप कहीं नोट बनाकर जरूर लिखिएगा, मरकरी एंड गैलियम, ठीक है, मरकरी और गैलियम। अब ये मरकरी और गैलियम कैसी मेटल्स हैं, तो मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर एकमात्र, सारी मेटल्स में केवल एक मेटल ऐसी है जो कैसे रहती है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जो केवल और केवल किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट में। जबकि गैलियम जो होती है लिक्विड तो नहीं होती है, लेकिन ये इसका मैं कहूँ कि बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मींस अगर आप गैलियम मेटल को अपने पाम पर, हाथ पर रखेंगे और हाथ पे रख के अपना हाथ ऐसे दबा लेंगे, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर उसको मिलेगा, तो वो मेल्ट हो जाती है। तो एक्चुअल में एट स्टेट तो ये सॉलिड होती है, लेकिन ये सॉलिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि ऑलमोस्ट बहुत जल्दी से लिक्विड में आ जाती है। यानी रूम टेम्परेचर पर भी रख दें, थोड़ा सा ज़्यादा रूम टेम्परेचर हो तो ये क्या होने लगती है, ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये एक्सेप्शनल है, मरकरी तो परमानेंट लिक्विड में रहती है और गैलियम भी ऑलमोस्ट लिक्विड में आ जाती है। तो ये फिजिकल स्टेट के, और सारी मेटल्स जनरली कैसी होती हैं, तो सारी मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, क्या थी वो हमारी फिजिकल स्टेट। अब हम बात करेंगे सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मरकरी को भी मैं यहीं लिख देता हूँ, मरकरी और गैलियम, ठीक है, गैलियम, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, नहीं तो बार बार मिटाना पड़ेगा। फिजिकल स्टेट के बाद हम लोग दूसरी जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मेटल की, लस्चर। अब ये लस्चर का मतलब क्या होता है, तो लस्चर का मतलब होता है मेटल्स, इसके लिए हम कहेंगे मेटल्स हैव द शाइनी अपीयरेंस, मेटल्स हैव द शाइनिंग अपीयरेंस मीन्स मेटल्स, लस्चरस का मतलब होता है शाइनी,
शाइनी का मतलब चमक पैदा करना या चमकीला होना। तो इनकी जनरली मैक्सिमम मेटल्स कैसी होती हैं, शाइनी अपीयरेंस को रखती हैं। देखने में कई बार ऐसा लगता है कि उनकी शाइनी अपीयरेंस नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मेटल्स की होती है। जैसे गोल्ड, तो वो तो ऑर्नामेंट आपको दिखता है, ये शाइन करता है। सिल्वर शाइन करता है अगर ऑर्नामेंट की फॉर्म में पहने। लेकिन जैसे आप कहें कि सर आयरन भी तो एक मेटल है, लेकिन वो तो शाइन नहीं कर रहा, उसको तो जंग लग जाता है। वो भले ही शाइन नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उस आयरन को कट करते हैं, सपोज करते हैं आप एक आयरन की रोड लेते हैं और उस आयरन की रोड को कट करते हैं, तो जब आप कट करेंगे तो कैसा दिखता है, कभी देखा होगा आप लोगों ने, तो कैसा होता है, शाइनी होता है ना। तो मैक्सिमम मेटल्स क्या होती हैं, शाइनी अपीयरेंस की होती हैं। मैक्सिमम मेटल्स क्या होती हैं, शाइनी अपीयरेंस की होती हैं। तो यहाँ से डेप्थ का क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से डेप्थ का क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो सबसे ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस रखती है। ऐसी कौन सी मेटल है, विच मेटल्स आर हैविंग द शाइनी अपीयरेंस अमंग ऑल मेटल्स। सारी मेटल्स में सबसे ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस रखने वाली मेटल कौन सी होती है, तो सबसे ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस रखने वाली मेटल होती है सिल्वर। कौन सी होती है, सिल्वर। बच्चों यहीं से क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शनल और ये जो कंडीशंस बता रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो सिल्वर होती है, 90% शाइनी अपीयरेंस होती है, 90%। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है मिरर्स में। मिरर्स के बैक साइड में इसकी कोटिंग की जाती है। इसकी कोटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि ये 90% लाइट रिफ्लेक्टर होती है, बिकॉज इट इज़ 90% लाइट रिफ्लेक्टर। ये बहुत अच्छी लाइट रिफ्लेक्टर भी होती है। क्वेश्चन आता है कौन सी मेटल ऐसी है जो बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्टर है और उसे सबसे बेटर रिफ्लेक्टर, लाइट रिफ्लेक्टर की फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी होती है, सिल्वर होती है। 90% लाइट रिफ्लेक्टर होती है। तो ये होप आपको ये आप इनको नोट बनाकर लिख रहे होंगे, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमने बात कर ली, लस्टरस या लस्टर का मतलब है कि मेटल्स आर हैविंग द टेंडेंसी टू शाइनी अपीयरेंस, दैट इज नोन एज लस्टरस प्रॉपर्टी, एंड मोस्ट लस्टरस मेटल्स इज सिल्वर, ठीक है। और इट इज़ द 90% लाइट रिफ्लेक्टर, दैट्स वाई इट इज़ यूज एज अ रिफ्लेक्टर बाय द बिहाइंड ऑफ मिरर के पीछे की ओर भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई हमारी, कौन सी, लस्ट्रस प्रॉपर्टी हो गई। लस्ट्रस प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, हालांकि ये सारी प्रॉपर्टी जो हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोग छोटी क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल केमिकल अभी आएंगी तो वो तो बिल्कुल आपके लिए नहीं होंगी। तो मैलिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैलिएबिलिटी का मतलब होता है मेटल्स, the tendency of metal to convert into thin sheet on hammering or beating, means metals के अंदर मैलिएबिलिटी का मतलब है टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट ऑन हैमरिंग और बीटिंग। यानी मेटल्स के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि अगर उन पर थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो उनको अगर उन पर चोट मारी जाए या उन पर दबाव डाला जाए, उन पर किसी भी फॉर्म में प्रेशर डाला जाए, बीट करा जाए, हैमरिंग करा जाए या और किसी भी फॉर्म में उन पर प्रेशर डाला जाए हैवी, तो क्या होती हैं वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, मैलिएबिलिटी। वो टूटती नहीं है, दे नेवर बी ब्रोक, वो ब्रेक होती नहीं है। वो क्या होती हैं, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू द थिन शीट, वो पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे अगर सपोज करते हैं, आपको एक एग्जांपल से बात करता हूँ कि अगर एक ये आयरन की रोड है और इस आयरन की रोड पर मैं एक हथौड़ा मारूँ तो क्या होगा, क्या ये टूट के दो हो जाएंगे, नहीं होगा। तो क्या होगा, ये यहाँ से इस तरीके से हो जाएगी, यानी हम कहें कि ये स्क्वीज हो जाएगी, पिचक जाएगी, अपनी भाषा में हम बोले पिचक जाएगी। और मारूं तो ये और पिचक जाएगी, और मारूं तो और पिचक जाएगी, ये बिल्कुल पतली शीट बन जाएगी, लेकिन ये टूटेगी नहीं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल कौन सी है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल, मोस्ट मैलिएबल मेटल इज़, बताइए आप कौन सी है, इज़ गोल्ड, ठीक है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, तो गोल्ड का सिंबल होता है AU, गोल्ड होती है। अब अगर मैं बात करूं कितनी मैलिएबल होती है, तो 1 ग्राम गोल्ड, ओनली 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड into approx 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। मीन्स गोल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा मैलिएबिलिटी की टेंडेंसी होती है कि लगभग 1
1 ग्राम समझते हैं आप, बहुत कम। 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर लंबी वायर्स को में कन्वर्ट हो सकता है। सॉरी, 1 ग्राम की जगह मैं कहता हूँ कि 1 ग्राम तो बहुत कम हो जाएगा, 10 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर, यानी 10 ग्राम का मतलब एक्चुअल में गोल्ड आप हमारी भाषा में किस में चलता है, तोला, 1 तोला, 10 ग्राम को 1 तोला बोलते हैं। तो 1 तोला गोल्ड 2 किलोमीटर लंबी वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तभी तो गोल्ड के आपने देखिए रिंग पे कितने ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं, मतलब, और रिंग 2 तोला की, 3 तोला की, है ना, आधे तोला की। तो कैसे, वो उसके लिए क्योंकि इसके अंदर मैलिएबिलिटी की टेंडेंसी बहुत होती है। इसके बाद किसके अंदर मैलिएबिलिटी की टेंडेंसी होती है, तो उसके बाद अगला गोल्ड के बाद आता है सिल्वर। सिल्वर का रिप्रेजेंटेशन होता है Ag। ये क्या करता है, तो ये भी कुछ इसी तरीके के काम करता है कि अगर मैं कहूँ कि लगभग 100 ग्राम सिल्वर, 100 ग्राम सिल्वर जो है वो कितनी तार बना सकता है, वो 200 मीटर लंबी तार में कन्वर्ट हो सकता है, वायर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, मैलिएबिलिटी की टेंडेंसी है, मैलिएबिलिटी। ठीक है, और इस टेंडेंसी को हम डक्टिलिटी में भी काउंट कर सकते हैं, इस टेंडेंसी को हम डक्टिलिटी में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मैलिएबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है इन दोनों मेटल्स की, और डक्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेच होने की टेंडेंसी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों में हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए आप इसको। होप आपने इसको देख लिया होगा। चलिए करते हैं रब। अब ये 3 प्रॉपर्टी अभी हो गई, अभी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों को डिस्कस करना है, जो कि सारी किस में कवर होंगी, तो वो सारी की सारी कवर होंगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट कवर कर लिया, हमने सेकंड प्रॉपर्टी आपकी मैलिएबिलिटी कवर कर ली, हमने और कौन सी प्रॉपर्टी, लस्चरस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। चलिए, अब लस्चरस प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि होगी हमारे पास डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब है द टेंडेंसी ऑफ द मेटल, द टेंडेंसी ऑफ द मेटल, द टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू कन्वर्ट into the tendency of the metal to convert into thin wire। ठीक है, मेटल्स की टेंडेंसी होती है, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है किसमें, थिन वायर में, लंबी से लंबी वायर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी होती है, और अभी इसका सबसे अच्छी डक्टिलिटी अभी भी बताया था गोल्ड में होती है, उसके बाद सिल्वर में होती है, तो ये भी एक टेंडेंसी है। चलिए अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। डक्टिलिटी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी के लिए आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है फिजिक्स में 9th में, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। यानी किसी सब्सटेंस का, देखिए ये दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम के। इसका मतलब कि किसी सब्सटेंस का L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे अभी मैं कहता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने एक बॉक्स लिया, यानी मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया इतना बड़ा। ठीक है, इसकी L लेंथ, ब्रेड्थ और एक हाइट भी होगी इसके अंदर, 3 एंगल पे होगा क्योंकि ये, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम समथिंग कुछ भी है। और एक मैंने इसका जब मैंने वेट करा तो ये क्या था, इसका वेट करा तो ये ऑलमोस्ट आया 100 ग्राम, सपोज कर रहे हैं, या 100 ग्राम नहीं, सपोज करते हैं ये आया 50 ग्राम। इस ब्लॉक, ये क्या है, वुडन ब्लॉक है। वहीं पर मैंने एक आयरन का ब्लॉक लिया और इतना सा ब्लॉक लिया, इतना सा ब्लॉक लिया, और इसका वेट करा तो ये कितना आया, 50 ग्राम। अब आप मुझे बताइए इसकी L इंटू बी इंटू एच, यानी वॉल्यूम किसका कम होगा, L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू किसकी कम होगी, इसकी या इसकी, ऑब्वियसली से इसकी। जब इसकी लेंथ भी कम है, ब्रेड्थ भी कम है, हाइट भी कम है, तो इसकी डेंसिटी भी, यानी L इंटू बी इंटू एच इसकी डेंसिटी, यानी इसका, अब इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, देखो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है LBH, यहाँ भी वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है या नहीं होता है। अब यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ज़्यादा है। अगर इसके लिए वॉल्यूम ज़्यादा आएगा तो डेंसिटी क्या आएगी, कम आएगी या नहीं, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए वॉल्यूम बहुत कम आएगा,
क्योंकि LBH छोटी है तो वॉल्यूम कम आएगा, और वॉल्यूम कम आया तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। मास ओवर वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो अब बारी आ रही है डेंसिटी की। तो डेंसिटी का मतलब होता है द रेशियो ऑफ मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड डेंसिटी, इज कॉल्ड डेंसिटी। उसी को क्या बोला जाता है, डेंसिटी बोला जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये तो आपको बता दी कि डेंसिटी, वॉल्यूम जिसका ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम जिसका कम होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जिसकी वॉल्यूम जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेंसिटी ज़्यादा है तो आप इसको नोट करा के लिख लीजिए। इरिडियम एक है, इरिडियम एलिमेंट है, मेटल है, और इरिडियम के बाद दूसरा होता है ऑस्मियम। ये दोनों ही ऑस्मियम, ये दोनों ही मेटल ऐसी हैं जिनकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है। तो हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, इरिडियम की और ऑस्मियम की। क्लियर होती है बात, तो आप इसको भी कवर कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें तो डेंसिटी हो गया आपका। डेंसिटी के बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे तो वो आएगी आपके पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई सब्सटेंस टेम्परेचर देने पर कितनी जल्दी मेल्ट हो रहा है, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कोई सब्सटेंस को बॉयल कराने पर वो जितनी जल्दी बॉयल हो जाएगा, जितनी जल्दी वो बॉयल होगा, जिस टेम्परेचर पर बॉयल होगा, वो उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का ज़्यादा कब होगा, देखिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा कब होगा, जब उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। जब उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसके बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, उसके बॉन्ड स्ट्रांग होंगे। और स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ऐसे सब्सटेंस का। जिसके अंदर बॉन्ड स्ट्रांग होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर सपोज करो उसके अंदर मेल्ट होने की टेंडेंसी है, हम उसे मेल्ट करा रहे हैं, तो अगर उसके बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो मैं इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि अगर बॉन्ड, देखिए पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स, तो बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट यानी मेटल, पार्टिकल्स ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के। मींस अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ, उस बॉन्ड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर किसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी उसके बीच में बॉन्ड वीक बनेंगे, और अगर उसके बॉन्ड वीक बने तो उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है किस केस में, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के। अब हमने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का होता है, तो वो होता है टंगस्टन। W उसका रिप्रेजेंटेशन होता है इससे, ठीक है, टंगस्टन, इसका नाम होता है टंगस्टन, ठीक है। तो W बताया, W होता है। और टंगस्टन के साथ लोवेस्ट, यहाँ से पूछा जाता है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का और पोटेशियम मेटल का होता है, और वहीं पर गैलियम का भी मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट होता है, ठीक है। तो लोवेस्ट हो गया। वहीं पर अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका, यानी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है सिल्वर का। सिल्वर हैव द Ag इज हैविंग लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है जब, तो उसके बाद बारी आती है सोनोरस, ठीक है, सोनोरस प्रॉपर्टी। अब ये सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम कहेंगे द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस साउंड on when comes in contact with other metal,
मीन्स इसका मतलब क्या है कि मेटल्स के अंदर साउंड को प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है। कब? जब एक मेटल दूसरी मेटल से टकराती है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो इसका एग्जाम्पल आप आए दिन अपने स्कूल्स में देख सकते हैं। पहले क्या होता था, आपके स्कूल्स में एक बड़ी सी बेल होती थी और उस पर लोहे की या किसी चीज़ की हथौड़ी से मारा जाता था। तो वो मेटल है और दूसरी मेटल से उसको बीट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो मारने पर क्या होता था कि साउंड प्रोड्यूस होती थी और उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनरस। आज भी ऐसी होता है, लेकिन अब आपके स्कूल्स में क्या है? इलेक्ट्रिक बेल आ गई है। इलेक्ट्रिक बेल का फिनोमिना भी यही होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल में एक प्लेट होती है जो मेटल की होती है और एक इस तरीके से रोड लगी होती है जो मेटल की होती है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है, यानी हम प्रेस करते हैं बटन को, तो ये अपने ही पॉइंट पर ऐसे इसके साथ तेज़ी से टकराना स्टार्ट कर देता है। और जब ये मेटल, ये भी मेटल का और ये भी मेटल का, दोनों आपस में तेज़ी से टकराते हैं तो आपकी क्या होता है? बेल बज जाती है और आपको पता लग जाता है पीरियड ओवर हो चुका है, या फिर हम कहें क्लास ओवर हो चुकी है, आपका लंच हो चुका है, आपकी छुट्टी हो चुकी है ना। इसकी तो ज़्यादा इंतज़ार रहता है, आपको सबको इंतज़ार रहता है। बस जैसे ही बंद हुआ और टीचर की वैल्यू ख़त्म होता है। जनरली ये एक्सपीरियंस है टीचर्स का कि जैसे ही बेल लगी, टीचर पढ़ा रहा है, उधर बेल लगी, तो आप ये नहीं देखेंगे, बस ये समझेंगे कि टीचर्स की वैल्यू खत्म हो गई, तुरंत बैग में अंदर बात करनी शुरू, चाहे टीचर वहाँ खड़ा है, कोई वो नहीं है ना। तो ऐसे मत किया करो, अच्छा नहीं होता। चलिए खैर आपको बता रहा हूँ, कभी मत करना ऐसे। टीचर्स की हमेशा रेस्पेक्ट करो, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की हमेशा रेस्पेक्ट करो, हमेशा तरक्की करोगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया सोनोरस। लास्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे। अच्छा, यहाँ से सोनोरस से भी आता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो बहुत ज़्यादा सोनोरस, सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है। चलिए बताऊं। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग नेट पे ढूंढें, कहीं ढूंढें और कमेंट बॉक्स में डालें कि ऐसी कौन सी मेटल है, मेटल विच इज हैविंग द हाईएस्ट टेंडेंसी टू सोनोरिटी। सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी कौन सी मेटल में होती है? ये आपके लिए क्वेश्चन भी है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे, मैं बताऊँगा आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? ये तो हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की। मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, और जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है तो अपने ऊपर कैसा चार्ज कैरी करती है? पॉजिटिव चार्ज। और उसी पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आप लोगों को, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है 2 1। अब इसका फर्स्ट शेल में आपको, हमें सबको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 होने चाहिए, 7 इसको मिलेंगे नहीं, तो ये क्या करेगा? ये अपने फर्स्ट शेल को ही कंप्लीट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो ये बन जाएगा Li+, और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। तो देखिए, जब किसी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो वो क्या होता है? न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल मेटल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो ये कितना पॉजिटिव आ गया इसके ऊपर? एक। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है उतना पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता एनी हाउ, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आता है? 2। तो इस जब किसी एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद चार्ज आ जाता है तो उसको बोला जाता है कैटायन। पॉजिटिव चार्ज आता है तो कैटायन बोला जाता है। अभी सॉल्ट्स में मैंने पढ़ा है पीछे, कैटायन बोला जाता है। और इस कैटायन को हम एक और नाम देते हैं, क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। और अगर सपोज करो इस पर नेगेटिव चार्ज आता तो क्या बोलते हैं इसको? साइड में पढ़ा है मैंने सॉल्ट्स में, तो क्या होता है वो? एनायन। और उसको क्या बोलते? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन भी बोल सकते हैं। तो मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की और लूज़ करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस को फॉर्म करने की। तो इस तरीके से हमारी सारी मेटल्स की आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर दिया है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नहीं पता तो आप आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है, एक इस तरीके का ट्राइंगल बना हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा, प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। आप उसको सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी आती है, कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, ताकि उनको वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।